हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आज मैं जेपीएससी मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है पेपर 5 का इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था उससे जो संबंधित नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग मुद्रास्फीति वाला जो टॉपिक है वो कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको अगर मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरा जो पिछला वीडियो है उसको सबको देखिए, और जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। उसमें लिखा हुआ है कार्यबल संरचना। ठीक है, जनांकिकी की विशेषताएं पढ़नी है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कार्यबल संरचना। ठीक है, ये पढ़ना है। तो कार्यबल संरचना क्या है, ये जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि कार्यबल क्या होता है। ठीक है, कार्यबल क्या होता है? तो कार्यबल क्या होता है? कामगार जनसंख्या है। ठीक है, जो भी हमारे पूरी जनसंख्या में, किसी भी देश की जो पूरी जनसंख्या होती है उसमें जो काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको ही हम कहते हैं कामगार जनसंख्या। ठीक है, और जिनको हम लोग अर्थशास्त्र की भाषा में एक तरह से कार्यबल कहते हैं। ठीक है, वही होती है कामगार जनसंख्या। जैसे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, घरेलू महिलाएं हो गई, विद्यार्थी हो गए, ये सभी जो है वो कामगार जनसंख्या में नहीं गिने जाते हैं, और बाकी जो होते हैं वो कामगार जनसंख्या होती है। ठीक है, तो भारत में क्या है, भारत में जो इसकी जो पूरी जनसंख्या है उसको हम काम की अवधि के आधार पर उनको 3 भागों में बांटते हैं, और उसी आधार पर हम उनको परिभाषित करते हैं भारत की कामगार जनसंख्या को। ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने? भारत में कामगार जनसंख्या की परिभाषा काम की अवधि के आधार पर तय की गई है। इसके आधार पर भारत की जो कुल जनसंख्या है उसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, 3 भागों में उसको बांटा गया है, जिसमें पहला क्या है? मुख्य कामगार, दूसरा है सीमांत कामगार, और तीसरा है गैर कामगार। ठीक है, तो मुख्य कामगार में कौन आएंगे? मुख्य कामगार में वे लोग आएंगे जिनको वर्ष भर में 182 दिन या उससे ज्यादा लाभकारी कार्य मिला हो। ठीक है, मतलब उनको मजदूरी मिला हो, वेतन मिला हो, जो भी, तो उनको लाभकारी काम वर्ष भर में 182 दिन या उससे ज्यादा, या फिर इसको महीने के रूप में देखेंगे तो 6 महीने या उससे ज्यादा जो साल भर में जो जिन लोगों ने काम किया है उनको हम लोग मुख्य कामगार में लेते हैं, रखते हैं। ठीक है, वो मुख्य कामगार के तहत आते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा, सीमांत कामगार। ठीक है, सीमांत कामगार में वे कामगार आ जाएंगे, वे काम करने वाले लोग आ जाएंगे जिनको 182 दिन या फिर 6 महीने से कम काम मिला है। वही चीज यहाँ पर जो मैंने लिखा वही यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन वर्ष में 182 दिन या 6 महीने से कम उनको काम लाभकारी कार्य में वो लगे हो, तो उनको हम लोग सीमांत कामगार। तो भारत की कुल जनसंख्या में मुख्य कामगार, सीमांत कामगार, और एक होता है तीसरा होगा गैर कामगार। गैर कामगार वही हो गया निर्भर जनसंख्या। इन दोनों पर जो डिपेंड है वो है गैर कामगार। जैसे बच्चे हो गए, घरेलू महिला हो गई, विद्यार्थी हो गए, वृद्ध जन हो गए, ये लोग जो है ये मुख्य कामगार और सीमांत कामगार पर निर्भर रहते हैं, ये कोई काम नहीं करते हैं, तो उनको हम लोग गैर कामगार की। तो जो कार्यबल को क्या होगा, सिर्फ यही दोनों जो है हमारा कार्यबल है। ठीक है, ये कार्यबल नहीं है क्योंकि हमने पूरी जनसंख्या को विभाजित किया है, तो इसीलिए हम लोग 3 भाग में। लेकिन कार्यबल कौन है? ये है कामगार जनसंख्या है, मुख्य कामगार और सीमांत कामगार। उसमें भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन होता है? ये होता है, क्योंकि सीमांत कामगार को 6 महीने से भी कम रोजगार मिलता हो सकता है 2 महीने का मिला हो, 3 महीने का मिला हो, तो वो कोई एक तरह का काम नहीं हुआ या रोजगार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो उनको मिलता है, इसलिए उनको हम लोग सीमांत में रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब कहता है, आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कार्य सहभागिता दर क्या होता है। ठीक है, कार्य सहभागिता दर, तो इसमें है हमारा जो मुख्य कामगार और जो सीमांत कामगार है, ठीक है, उनको हम लोग कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं और गुना 100 करते हैं, यानी कि उनका प्रतिशत निकालते हैं। मतलब हमारे कुल जनसंख्या में
मुख्य और सीमांत कामगारों का जो प्रतिशत होता है उसी को हम लोग कार्य सहभागिता दर कहते हैं। ठीक है, तो हमारी कार्य सहभागिता दर क्या होगी? वही होगी जो हमारे कुल जनसंख्या में मुख्य और प्लस सीमांत जो जनसंख्या होगी उनका जो प्रतिशत होगा वही, क्योंकि यहाँ दर लिखा है इसलिए ये प्रतिशत में पता चलता है, यही होता है कार्य सहभागिता दर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं संरचना। तो संरचना में हम लोग क्या देखते हैं कि क्या है कॉम्पोजिशन, मतलब संरचना में क्या है, मुख्य कामगार हमारे कितने हैं, सीमांत कामगार कितने हैं, पुरुष कामगार, फिर उसमें महिला कामगार। तो संरचना में हम लोग यही सब देखते हैं। जो हमारा जो वर्कफोर्स है उनको हम लोग अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, उनमें क्या हो गया, पहला हो गया मुख्य कामगार। तो हमारा जो टोटल जो कार्यबल है उनको हम लोग दो भागों में बांटे हैं, और जिनमें क्या है मुख्य कामगार जो है वो 77.8% है। ठीक है, 77.8%। और सीमांत कामगार क्या है, जो बचे हो गए वो सीमांत कामगार में आ गए। ठीक है, 22.2%। उसके बाद मुख्य कामगार नहीं आते हैं। मुख्य कामगार में क्या होते हैं, पुरुष जो है वो 76.7% है, और महिला कितनी है, बचा हुआ जो हुआ वो 23.3% महिला कामगार है। ठीक है, अब उसके बाद महिलाओं में भी ज्यादा कौन काम करती है, रूरल जो है ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ की महिलाएं 87.3% जो महिलाएं हैं वो कामगार है, वो कोई ना कोई काम करती है। आप भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ की महिलाएं भी कुछ ना कुछ या तो घरेलू स्तर पर या खेती बाड़ी सब्जी बेचना, कुछ छोटे मोटे उद्योग में वो लोग लगी ही रहती है। और अर्बन में कितना हो गया, 12.7%। ये हम लोग मुख्य कामगार का ये पूरा प्रतिशत देख रहे हैं। ठीक है, इसका आंकड़ा मुझे ऑथेंटिक नहीं मिल पाया है इसलिए इसको मैंने लिए लिखा रही है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, ये देख लिए। अब आते हैं कार्य सहभागिता दर। जो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि कार्य सहभागिता दर को हम लोग कैसे निकालते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि कार्य सहभागिता दर भारत में कितनी है, बढ़ रही है, घट रही है। तो इसका सीधा सीधा जो आंकड़ा हम लोगों के पास है वो क्या है कि 2001 में 39.1% जो है वो कार्य सहभागिता दर थी, मतलब कि मुख्य और सीमांत दोनों मिला के। ठीक है, और 2011 में वो थोड़ा ही सा बढ़ा, 39.8% ही वो बढ़ा, ज्यादा नहीं बढ़ा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो निर्भरता अनुपात है, अगर इसको हम लोग अप्रॉक्स 40% मान ले तो इसका मतलब है कि हमारा जो 60% जो हमारी जनसंख्या है वो हमारे 40% जनसंख्या पर निर्भर है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डिपेंडेंसी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात नहीं है किसी भी देश के लिए। अगर कमाने वाले लोग कम हो और उस पर निर्भर लोग ज़्यादा रहे तो अर्थव्यवस्था का विकास बहुत धीमी गति से होता है। इसीलिए इसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। तो कैसे बढ़ेगा, आप लोग जनांकिकी लाभांश का जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि कौशल युक्त तकनीकी युक्त जो शिक्षा है वो देनी पड़ेगी हमें, उनको विभिन्न कंपनियों से जोड़ना पड़ेगा। शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा का जो तकनीक है, उसकी जो गुणवत्ता है उसको बढ़ानी पड़ेगी, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन की नीति हमें लानी होगी। उसी तरह अगर आगे हम देखते हैं तो कुल रोजगार में जो है वो 94% लोग जो हैं वो असंगठित क्षेत्र में है। असंगठित क्षेत्र से मतलब क्या है, असंगठित क्षेत्र वे क्षेत्र है जो किसी तरह का जो जीएसटी पे नहीं करते हैं, लाइसेंस नहीं होता है उनके पास, मतलब इनका कहीं पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ये असंगठित क्षेत्र में 94% लोग हैं। सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा है। और सिर्फ 6% ही जो कामगार हैं, ये मुख्य और सीमांत मिलाकर, वो 6% संगठित क्षेत्र में। तो इससे हमें ये भी लगता है कि हो सकता है हमारे पास जो आंकड़ा है वो सही नहीं है। ठीक है, नहीं मिल पाता होगा, क्योंकि 94% जब लोग उनका जो पंजीकरण नहीं हो पाता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जरूर उनका जो आंकड़ा है हमें सटीक नहीं मिल पाता होगा। लेकिन फिर भी जो है वो यही है। और इसमें एक प्रश्न यही पूछा जा सकता है, इसमें प्रश्न पूछने का
की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन अगर पूरा प्रश्न बनता भी तो यही बन सकता है कि क्या कारण है कि भारत में जो है महिलाओं में जो है वो कार्य सहभागिता दर बहुत ही कम है। तो इसका बहुत सारा कारण है, महिलाओं में शिक्षा है, संयुक्त परिवार की प्रथा अभी भी हमारे देश में चल रही है। हालांकि संयुक्त परिवार से अब हम लोग जो है एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ ही रहे हैं, और साथ में लिंग विविधता की स्थिति है। ठीक है, तो इस तरह यही बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण महिलाओं में जो है कार्य सहभागिता दर है जो वो कम है। ठीक है, तो इससे कुछ खास प्रश्न नहीं बनता। ये जो टॉपिक है इसमें जो जनांकिकी लाभांश वाला जो टॉपिक है उससे आपको प्रश्न बन सकता है। तो आगे हम लोग आगे वीडियो में हम लोग वही टॉपिक पढ़ेंगे। तो उससे संबंधित उस जनांकिकी लाभांश क्या होता है, इसकी संकल्पना क्या है, कैसे है, और उससे संबंधित कुछ आंकड़े होंगे वो पढ़ेंगे। साथ में उससे संबंधित जो प्रश्न होगा वो भी हम लोग उसी वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।